दोस्तों, अपना इलाज अपने हाथ के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। छोटे बड़े सभी को प्यार और बुजुर्गों को प्रणाम। वैसे एक बात बताऊं, आपकी इस सपोर्ट ने हमारे इन थेरेपीज को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। देश ही नहीं, विदेश के लोग भी इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। ये मिशन वैसे इम्पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये देश के कोने कोने तक पहुंच जाएगा। ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ है और विश्वास की वजह से हुआ है। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इस मुहिम के मुखिया डॉक्टर पीयूष सक्सेना से और आज उनसे एक और क्लेंजिंग थेरेपी के बारे में जानते हैं। चले? और इनकी थेरेपीज को आजमा चुके एक खास मेहमान श्री श्रीश सर्वज्ञ से मिलते हैं। वेलकम टू आवर शो। वेलकम डॉक्टर साहब, बैठिए प्लीज। तो ये हैं श्रीश सर्वज्ञ। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में चेयरमैन ऑफिस में काम करते हैं और इन्होंने डबल मास्टर्स किया है कम्युनिकेशंस में। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से और जॉन्स हॉपकिंस वॉशिंगटन से। जॉन हॉपकिंस वॉशिंगटन, वाओ। और ये कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। इसका मतलब ऑल्टरनेटिव थेरेपीज और इनके साथ कम्युनिकेशन करने में इस बार बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे। थैंक यू सो मच। सो श्रीश जी, टेल मी, ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में आपका इंटरेस्ट कब जागा? कुनिका जी, करीब 6-7 साल पहले मेरा वजन करीब 12 किलो बढ़ गया था और उस वजन की वजह से मेरे जोड़ों में काफ़ी दर्द हो गया था और चूंकि एक विशेष साइकिल क्रिएट हो गया था, जोड़ों की दर्द की वजह से मैं चल नहीं पाता था, चलता नहीं था, तो वेट बढ़ रहा था। फिर डॉक्टर सक्सेना से मुलाकात हुई और आज आप देख रही हैं कि मैं वापस दौड़ रहा हूँ। सुबह 8 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ। वाओ। अच्छा, एक पर्सनल सवाल, आपकी उम्र क्या होगी इस वक्त? 49 ईयर्स। रियली? यू डोंट लुक 49। वेल, डॉक्टर साहब की थेरेपी करने के बाद तो 5 साल वैसे ही कम लगनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअली शायद मैं भी इसी वजह से थोड़ा अपना उम्र कंट्रोल में रख रही हूँ। नो, आई एम नॉट फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, बट डॉक्टर साहब आप बताइए, जब इनको ये जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स हुए तो ये 5-6 साल पहले 45-44 की उम्र के होंगे। ये बीमारी तो अक्सर बुढ़ापे में आती है, तो फिर ये इनको बीमारी क्यों हुई? इसका क्या कारण है? आई मीन, व्हाट डिड ही डू टू प्रेसिपिटेट दिस प्रॉब्लम इन हिज लाइफ? वो जमाना पहले हुआ करता था जब ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम 60-70 साल की उम्र पे आती थी। अब वक्त बदल चुका है। हम लोग अपनी बॉडी को डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज़ करते हैं। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर और भी न जाने क्या क्या। इसके चलते तमाम तरह की प्रॉब्लम्स, जिसमें ज्वाइंट पेन भी एक है, ये 15, 20, 25, 30 साल की उम्र पे भी शुरू हो सकती है और किसी भी बीमारी के लोग किसी भी उम्र में मिल सकते हैं। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज आजकल हार्ट अटैक्स भी 30 साल की उम्र के लोगों को होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इन सब वजहों में आपने ये नहीं कहा कि स्ट्रेस और एस्पिरेशंस, मटेरियलिज्म, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ, ये सारी चीजें हैं। ये सब कारण मिलके तकलीफ देते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग जॉइंट क्लेंस के बारे में बात करें कि हाँ, बिल्कुल। ये जैसे मैंने आपसे पूछा कि एक नॉर्मल इंसानों में क्यों प्रेसिपिटेट होता है, मतलब क्या वजह होती है? देखिए, हमारी क्लीनिंग थेरेपी जो अपना इलाज अपने हाथ है, उसमें तो हर चीज़ का बस एक ही जवाब है कि बॉडी में टॉक्सिन्स आ जाते हैं। जी। इसमें जॉइंट्स में टॉक्सिन्स आ जाते हैं। अब टॉक्सिन्स के कोई भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे हेरिडिटरी, लाइफस्टाइल डिजीज या मोटापा, कुछ भी कारण हो सकता है। एक्चुअली डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम लोगों को होती है, उसके बाद कुछ दिनों तक वो जब चलता रहता है तो फिर मैंने सुना है कि जॉइंट्स में कुछ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। सो यू मीन दिस, ये टॉक्सिन्स जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में भी बन सकते हैं? क्रिस्टल के फॉर्म में हो सकते हैं। क्रिस्टल की साइज बहुत छोटी हो सकती है या साइनोवियल फ्लूइड के साथ मिल सकते हैं। अच्छा। और ओवरऑल में वो जॉइंट्स के बीच में आके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और फ्रिक्शन पैदा कर सकते हैं। हाँ, और पेन होता है वहां पे। शिरीष जी, आपने ऐसा क्या खाया कि आपकी ये जॉइंट की प्रॉब्लम शुरू हो गई? कुनिका जी, एक्चुअली मैं अपने सेकंड मास्टर्स के लिए अमेरिका गया हुआ था और फैमिली से अलग था और खाना बनाने का तो वक्त होता नहीं है स्टूडेंट को, आप समझ ही सकती हैं। तो मैं वही पिज़्ज़ा, बर्गर, उसी पे सरवाइव करता था और खाता वैसे मैं सब कुछ अभी भी हूँ, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, लेकिन क्लेंजिंग करता रहता हूँ तो फिट रहता हूँ। तो ये आप मास्टर्स जब करने गए थे तो आपकी क्या उम्र थी? 42 साल मेरी उम्र थी। ओके, एक्सीलेंट, इट्स ग्रेट टू स्टडी एट दैट एज।
तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि डाइट में हमें क्या खास ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम ना हो। देखिए, नेचर के हिसाब से डाइट में 80% अल्कलाइन फूड होने चाहिए और मैक्सिमम 20% एसिडिक फूड होने चाहिए। पर हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। नतीजा ये कि शरीर में एसिडिक केमिकल्स की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, बॉडी की भी तो टेंडेंसी होती है कि अनवांटेड हार्मफुल केमिकल्स को निकाल सके। ठीक कहा आपने, लेकिन नेचर के हिसाब से हमें 20% से कम एसिडिक डाइट लेनी चाहिए और इस 20% को ध्यान में रखकर ही शरीर का वेस्टेज रिमूवल सिस्टम काम करता है। पानी के फ्लो के हिसाब से ही पाइप की व्यवस्था की जाती है। यही बात हमारी बॉडी पर भी लागू होती है। तो आपका कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी की वेस्टेज निकालने की क्षमता कम हो जाती है। हाँ, और ये बचे हुए केमिकल्स शरीर में ही रह जाते हैं, बल्कि धीरे धीरे इनमें इजाफा होता रहता है। बड़ी परेशानी तो तब आती है जब ये केमिकल्स शरीर के जोड़ों, हड्डियों और मांसपेशियों में जमा होने लगते हैं, खासकर हाथ पैर के जॉइंट्स में। फिर एक दिन वो आता है जब हमारे जॉइंट्स व बोन्स में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, वे स्टिफ हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को हम आर्थराइटिस कहते हैं। प्रॉब्लम की ग्रेविटी जितनी बढ़ती जाती है, पेन की इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ती जाती है। बॉडी में एक्सेस हार्मफुल केमिकल्स ना जमा होने पाए, इसका कोई तो उपाय होगा? और जमा हो भी जाए तो इन्हें निकालने के लिए कोई इलाज भी तो होगा? शरीर में यूरिक एसिड और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स जमा ना होने पाए, इसके लिए जरूरी है कि हमारी डाइट रिफाइंड टाइप की ना हो। फॉर एग्जाम्पल, उसमें शुगर, फ्राइड, ऑयली, फर्मेंटेड फूड कम से कम हो। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग भी बॉडी के एसिडिटी लेवल को बढ़ाते हैं। चाय कॉफी का भी कुछ ऐसा ही रोल होता है। हरी सब्जियां, फल, दूध, बिना तला भुना चिकन और मछली वगैरह एसिडिक केमिकल्स को बॉडी में बढ़ने से रोकते हैं। डाइट पे कंट्रोल करके और लाइफस्टाइल चेंज करके आर्थराइटिस को रोका जा सकता है। उसके सिम्टम्स की ग्रेविटी को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, दिस इज नॉट फेयर। आपने कहा था कि आपके इन थेरेपीज के चलते आप कभी भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं रेकमेंड करते। आप कहते हैं जम के जियो, जम के खाओ। तो फिर यहाँ तो आप कह रहे हैं लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए। क्या इसका जवाब मैं दूं? जरूर। एक्चुअली इनकी वकालत में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब कभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में इंसिस्ट नहीं करते। वो खुद भी खूब खाते हैं, मैं भी खूब खाता हूँ और हम लोग थेरेपी करके फिट रहते हैं। हाँ, जॉइंट क्लेंजिंग थोड़ी लंबी थेरेपी है, इसमें थोड़े से संयम बरतना ज़रूरी होता है क्योंकि वो थेरेपी आपको ज़्यादा बेटर होगी। एक बार जब आप स्वस्थ हो गए और फिट हो गए तो फिर आप जो चाहिए वो खाइए और समय समय पे थेरेपी करते रहिए। और मैंने ये भी कहा है कि एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं जॉइंट पेन की, तो उसको अगर हम थोड़ा टाइम दे के, थोड़ा संयम बरत के कर लेंगे तो रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। तो मतलब पूरी तरह से आप आर्थराइटिस या जॉइंट पेन निकाल देते हैं? नहीं, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इतना जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी आपको, इतना करने के बाद 50% पेन लॉस परमानेंट बेसिस पे हो जाता है। पर डॉक्टर साहब, मैं तो कह सकता हूँ सबके सामने कि मेरा तो 100% क्योर हो गया है। मुझे तो कोई जॉइंट पेन की आज प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी चाची भी हैं, उनको मैंने देखा है, लेटी रहती थी, उठ नहीं पाती थी, उठने में तकलीफ होती थी। आज की डेट में वो फर्स्ट क्लास चलती हैं। मैं अभी आपको कहने वाली थी यू हैव यूथ ऑन योर साइड, लेकिन फिर आपने इमीडिएटली चाची जी का एग्जांपल दिया तो मेरी जबान बंद हो गई। लेकिन एक्चुअली तो आप कह रहे हैं कि कुछ केसेस में हो भी जाता है, लेकिन ज्यादातर 50% रिलीफ मिलता है। कुरिका जी, मैं रिलीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा इलाज क्योर पे बेस्ड है ये। ओह सॉरी, 50% इलाज हो जाता है। 50% पेन रिडक्शन परमानेंट बेसिस पे हो जाएगा अगर 45 का ये डेज का ये प्रोग्राम प्रॉपरली कर लिया गया तो। अच्छा, अगर हमने ये 45 डेज का ये थेरेपी कर लिया जी 50% हमारा पेन निकल गया, जी, उसके बाद हमने तला भुना और वो वापस वही लाइफस्टाइल, तो वो वापस आ सकता है? वापस आता भी है, जी। ठीक है, लेकिन 5-10% बढ़ के आता है। आप ये इमेजिन कीजिए कि 49 ईयर्स में जो भी टॉक्सिस इकट्ठा हुए वो हमने 45 दिन में निकाल दिए। जी। तो टॉक्सिस ऐसा नहीं है कि तुरंत घर कर जाते हैं। लाइफ स्टाइल अगर बिगड़ा हुआ है तब भी वो धीरे धीरे आते हैं। खाते पीते रहे, 10 साल बाद फिर कर लीजिएगा। ओके, तो दैट्स नॉट रियली बैड हाँ एक्चुअली। हाँ बिल्कुल। आई मीन इसके बनिस्बत कि आप रोज एक पेन किलर खाएं, दिस इज फैंटास्टिक 45 डेज में। जिन लोगों को इस पेन की आदत हो जाती है, आर्थराइटिस के पेन को, उनको अगर 50% रिडक्शन इन पेन गारंटीड हो जाए तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो दवाइयां भी छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस दर्द के साथ जीने की आदत डाल ली हुई है।
यू सो राइट। जी मतलब जब आपने इतनी तकलीफ झेली है, जब हाँ। थोड़ी सी तकलीफ कम हो जाए जी जी तो आप सोचते हैं कि चलो ये तकलीफ मैं बर्दाश्त ही कर लेती हूँ बिना पेन किलर्स बिना खाए। पेन किलर के। वैसे मैं आपको एश्योर कर दूं कि अगर कोई प्रॉपरली सारी क्लींस फॉलो कर ले, जो जो रिलेवेंट है ज्वाइंट क्लींस के लिए, जिसमें लिवर क्लींस भी शामिल है, जी। एसिडिटी क्लींस भी शामिल है, किडनी भी, तो ये 100% क्योरेबल है ये। मैं तो लीवर क्लिंस भी किया हुआ है और मैंने किडनी क्लिंस भी किया हुआ है, एसिडिटी क्लेंस भी आपने किया एसिडिटी है? क्लिंस भी किया हुआ है। और आज की डेट में थैंक्स टू द इंस्पिरेशन दैट आई हैव गॉट फ्रॉम हिम, मैं तो कम से कम 1.5 लीटर 2 लीटर पानी सुबह एक साथ ही पी लेता हूँ। फैंटास्टिक। डॉक्टर साहब, अभी शिरीष जी ने कहा कि उन्होंने जॉइंट क्लेंस करने से पहले और भी बहुत सारे क्लेंस किए थे। आप भी यही रेकमेंड करते हैं कि जॉइंट क्लेंस से पहले लिवर क्लेंस, किडनी क्लेंस और एसिडिटी वगैरह ये सारे क्लेंस करने के बाद ही जॉइंट क्लेंस करें, ऐसा क्यों? देखिए, डिफरेंट ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स और उनकी क्लींजिंग देखने में भले ही अलग अलग दिखती हों, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किडनी क्लींस से ब्लड साफ हो जाता है, एसिडिटी क्लींस से अंदर के एसिडिक एलिमेंट्स कम हो जाते हैं, अल्कलिनिटी बढ़ जाती है, लिवर क्लींस से बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ज्वाइंट क्लींस की बात मैं इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि ये 45 डेज तक चलने वाला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को कोई बार बार नहीं कर सकता। लिवर क्लींस बेशक रिपीट किया जा सकता है 2 हफ्ते के बाद, लेकिन 45 दिन के प्रोग्राम को करने के पहले बेहतर होगा कि हम जो शॉर्टकट्स हैं उनके ज़रिए पहले बॉडी के टॉक्सिन्स निकाल लें, जिससे 45 डेज में जो ये हम करने जा रहे हैं उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। डॉक्टर साहब, पहली बार हलवाई ऐसा देखा है जो अपने ही दही को खट्टा बता रहा है, वो भी लाखों लोगों के सामने। मैं न तो हलवाई हूँ और ना मैं दही बेच रहा हूँ, और क्लींजिंग थेरेपी मेरा पेशा नहीं है, पैशन है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने दर्शकों को बता दूं कि उनको इस इलाज से कितना फ़ायदा हो सकता है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो क्लीनिंग शुरू कर दें और 45 दिन के बाद उम्मीद करें कि अब तो आर्थराइटिस के पेशेंट की जगह वो बैडमिंटन के चैंपियन बन जाएंगे। ये नहीं होने वाला है। सचमुच पीयूष जी, आपकी ये ऑनेस्टी और फ्रैंकनेस की मैं मुरीद हो गई हूँ। कमाल है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कोई पेशेंट अगर दर्द से कर्रा रहा हो, जैसे आर्थराइटिस पेशेंट्स को अगर प्रॉब्लम हो और वो पेन किलर लेके जी रहा हो, तो 50% भी उसे अगर रिलीफ मिल जाए तो ये बहुत बेहतर है। कुनिका जी, रिलीफ नहीं, क्योर की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, 50% भी ये क्योर हो जाए तो फॉर ये द बहुत रेस्ट बड़ी ऑफ बात, लाइफ। बहुत बड़ी बात है ये। वैसे भी 0 से 50 में बहुत बड़ा गैप होता है कुलका जी, और मैं तो 100% क्योर कर चुका हूँ, मुझे तो मालूम है ये। और ये जो 50% बताया मैंने, इसमें ये भी इशारा कर दूं कि उसके बाद अगर लाइफस्टाइल इरेगुलर रही तो दर्द वापस आएगा, लेकिन 5-10% आएगा। अभी जैसे आपने कहा थोड़ी देर हाँ, पहले कि हाँ। यस, और वो उसको एक्यूमुलेट होने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगता और है। फिर आप 5 साल बाद फिर एक जॉइंट क्लेंस कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से अपने दर्शकों को इस जॉइंट क्लेंजिंग की थेरेपी से परिचित कराएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, दर्शक लोग अपना पेन पेपर पेंसिल लेके तैयार हो जाएं, मैं शुरू हो जाता हूँ। ज्वाइंट क्लींस के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स: एप्सम सॉल्ट 1 किलो, शहद लगभग 500 ml, ब्लैक मोलेसिस 1 लीटर, एप्पल साइडर विनेगर 1 लीटर की 2 बोतलें। सबसे पहले मैं आपको इस एप्सम सॉल्ट के बारे में बताता हूँ। ये मैग्नीशियम सल्फेट है। इसको 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम 1 किलो वाला ले लेते हैं और उसको बाथ टब में पानी भर के, और पानी का टेम्परेचर इतना गर्म हो कि हम बियर कर सकें, उसमें इसको घोल देते हैं और फिर उसके अंदर बैठ जाते हैं। जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स में पेन है वो कवर हो जाएगा। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि ज्वाइंट्स के टॉक्सिन्स सक कर लेता है, और बाथ टब में लेटना या बैठना हमारे लिए 20 मिनट से लेके आधे घंटे तक इतना सफिशिएंट होता है। वहाँ से निकल के टॉवेल से बॉडी पोंछ के ब्लैंकेट के अंदर लेट जाएं। इससे बॉडी में स्वेटिंग चालू हो जाती है, पसीना निकलता है और फर्दर टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। कई बार बाथ टब की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में एक रास्ता है, जो 1 लीटर वाला प्लास्टिक का मग आता है, उसमें पानी ले लें, करीब 3/4 मग भर के, गर्म पानी 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड का, और उसमें ऐसे 2-3-4 पैकेट घोल दें। ये हाईली सॉल्युबल है, जल्दी घुल जाता है। उस पानी को एक छोटे टॉवेल को उससे भिगो लें और उसको ज्वाइंट्स पे रखें। पिछली वाली प्रोसेस के कंपैरिजन में कम असर आएगा, लेकिन फिर भी असर आता है। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है
शहद या हनी विटामिन, मिनरल्स व अन्य पोषक तत्वों का एक बेहतरीन नेचुरल सोर्स है। जॉइंट क्लीन में शहद के सेवन की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि बॉडी को मिनरल्स की सप्लाई उनके नेचुरल फॉर्म में हो सके। गाढ़े रंग के शहद में आयरन की मात्रा अधिक होती है और आर्थराइटिस के मरीजों में आमतौर पर आयरन की मात्रा कम होती है। आर्थराइटिस पेशेंट्स नर्वस सिस्टम की गड़बड़ियों से भी पीड़ित होते हैं। शहद में बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं जो स्नायुओं को ताकत देते हैं। तो ये बॉडी में नेचुरल फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और तमाम न्यूट्रिएंट्स के रिप्लेनिशमेंट में हेल्प करता है। मैं कुछ बोलूं शहद के बारे में डॉक्टर साहब? अरे सर जी बिल्कुल। किसी एक बुजुर्ग ने एक बार कहा था कि कलयुग में 5 चीजों में अमृत रह जाएगा और उनमें से शहद एक है। मैं बिल्कुल यकीन कर सकता हूँ इस बात पे, लेकिन बाकी के 4 क्या हैं? बाकी के 4 हैं गाय का घी, दही, अंकुरित अनाज और लहसुन। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है ब्लैक मोलेसिस या काला शीरा। आर्थराइटिस रोगियों के लिए एक बेहतरीन ब्लड प्योरीफायर होता है। इसमें पोटेशियम, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉपर व मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की भरमार होती है। आर्थराइटिस रोगियों में अल्सर, डायबिटिकुलाइटिस व अतड़ियों से जुड़ी अन्य समस्याएं, भय व घबराहट के लक्षण आम हैं। मोलेसिस का सेवन इन खतरों को दूर करता है। यही नहीं, ब्लैक मोलेसिस डर्मेटाइटिस, एक्जिमा व सोराइसिस जैसे त्वचा रोगों के इलाज में भी सहायक है। पोषक तत्वों की कमी से आर्थराइटिस रोगियों की पेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। मोलेसिस यहां भी फायदा पहुंचाता है। इसके क्वांटिटी यूसेज के बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक चीज बता दूं कि इसका आयरन कंटेंट दांतों को काला करता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि उसके साथ में थोड़ा गर्म पानी ले लें। हमारा चौथा इंग्रेडिएंट एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर पूरी तरह से पके एप्पल साइडर से बनता है। हड्डियों के बीच अनचाहे जमाव की संरचना काफी कुछ अंडे के छिलके की तरह होती है। एप्पल साइडर विनेगर में कठोर एसिडिक जमाव को डाइल्यूट कर यूरिन के जरिए शरीर से निकाल बाहर करने की क्षमता होती है। ये जब ब्लड सप्लाई के जरिए जॉइंट तक पहुंचता है तो एसिड को डाइल्यूट कर यूरिनेशन की प्रोसेस में शरीर से बाहर निकाल देता है। जो जॉइंट्स में टॉक्सिन्स होते हैं उनका कंपोजिशन फिजिकल फॉर्म में सिमिलर होता है जो कि अंडे के छिलके का होता है। ओह। और मैंने एक्सपेरिमेंट करके खुद आपके सामने रखा हुआ है। ये 3 अंडे हैं जो एक साथ खरीदे गए थे। इन तीनों को मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद एक को 48 घंटे के लिए एप्पल साइडर विनेगर में रख दिया, दूसरे को 24 घंटे के लिए एप्पल साइडर विनेगर में रख दिया। और आप देखेंगे कि इनका छिलका गल गया है। 48 घंटे वाले का पूरी तरह से और 24 घंटे वाले का आधा। ये इस बात का प्रूफ है कि एप्पल साइडर विनेगर जॉइंट के टॉक्सिन्स के सिमिलर पदार्थ को गला सकता है। और इसी थ्योरी पे हमारा जॉइंट क्लींस बेस्ड है कि अगर एप्पल साइडर विनेगर शरीर में फ्लो करने लग जाए और ब्लड स्ट्रीम में मिल जाए और उसकी इतनी क्वांटिटी हो जाए कि जब जब वो इधर से निकले तब तक सफाया करता चला जाए। डॉक्टर साहब, मैं आपके इस अंडे के एक्सपेरिमेंट से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। क्या मैं इन्हें टच करके देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स, एक एक करके देखिए। सबसे पहले ये नॉर्मल बॉइल्ड एग है। ओह ओके, दिस इज नॉर्मल। इसके बाद ये 24 घंटे एप्पल साइडर विनेगर में रखा गया है। देखिए इसका छिलका आपको गला हुआ मिलेगा। हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब आप इसको देखिए, ये 48 घंटे रखा गया है। हाँ, तो छिलका ही नहीं है इसपे। बिल्कुल गल जाता है ये। डॉक्टर साहब, एक बात पूछूं आपको? जी अगर ये इस तरह से अंडे के छिलकों को गला सकता है, हाँ तो जब हमारे शरीर के अंदर इसकी रवानगी होगी जी, तब तो ये हमारे जॉइंट्स को भी गला सकता है। कभी भी नहीं। ये सिर्फ जॉइंट्स के टॉक्सिन्स को गलाता है। नॉट ओनली दैट, ये रेगुलर पीने से 45 डेज के बाद नाखून में, स्किन में और हेयर में शाइन आ जाती है। मतलब इससे और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है? नहीं, साइड इफेक्ट इसका बस यही है कि आप जॉइंट्स के लिए इलाज कर रहे हैं, आपकी स्किन भी ठीक हो रही है, बाल भी ठीक हो रहे हैं, नाखून ठीक हो रहे हैं। एक्सीलेंट।
तो अब मैं दर्शकों को इसकी डोसेज के बारे में बताता हूँ। शहद और एप्पल साइडर विनेगर साथ में लिए जाते हैं। एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा खट्टा होता है, शहद इसमें मिठास भी देता है और शहद के न्यूट्रिएंट्स इसके साथ मैच करके आर्थराइटिस के पेशेंट को अच्छा इलाज देते हैं। एप्पल साइडर विनेगर 12 से 15 मिलीलीटर गुनगुने पानी में घोला जाता है, उसके साथ में शहद डालते हैं 1 चम्मच के करीब, स्वाद भी अच्छा हो जाता है। शुरुआत में खाने के साथ पिएं, खाली पेट ना हो, लेकिन 5-10 दिन के प्रयोग के बाद इसको खाली पेट लें। जब भी ये दवाई खाली पेट ली जाती है तो असर ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन पेट पे जोर भी ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मैंने कहा कि शुरू में खाने के साथ लें इसको। अब मैं आपको ब्लैक मोलेसिस के बारे में बताता हूँ। इसकी डोसेज दिन में 2 बार लेनी है, 10-12 ml के करीब, और इसमें प्रॉपर्टी है दांतों को काला करने की। इसके अंदर आयरन है। दांतों का ये कालापन 2-3 घंटे में अपने आप ठीक हो जाता है, और अगर गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेते हैं तो और भी जल्दी ठीक हो जाता है। बस इस ट्रीटमेंट को 45 दिन तक करते रहें। 2 से 3 हफ्ते के बाद एप्पल साइडर विनेगर जब जॉइंट्स के बीच में पहुंचता है तो इसकी हलचल बढ़ती है, तो जो टॉक्सिन्स हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, और कई बार पेशेंट को ये लगता है कि दर्द बढ़ रहा है। असल में दर्द बढ़ नहीं रहा होता है, वो अपने निकलने के सिम्टम्स दिखा रहा होता है। तो वो हलचल अगर हो रही है, जो कि 2-3 हफ्ते में होगी, तो आप मान लें कि ये दर्द बढ़ना आपके इलाज का एक स्टेप है, और जो बढ़ाव है ये तीसरे से चौथे हफ्ते में कम होना शुरू हो जाता है, और 5वें और 6ठे हफ्ते में ये पता चलने लगता है कि इस इलाज से हमको फायदा हो चुका है। और खाली ये जॉइंट नहीं, शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं, एल्बो है, शोल्डर्स है, सब में ठीक ठाक आराम महसूस होने लगता है। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनका सेवन चालू करें और जॉइंट क्लींस के साथ अपने जॉइंट्स को फ्री करें और दर्द का इलाज करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, ये मोलासेस और ये साइडर विनेगर और शहद का जो कॉम्बिनेशन है, तो जब ये साइडर विनेगर और शहद लेंगे उसी टाइम वो मोलासेस भी पीना है? एक 10-15 मिनट के गैप पे। ओके, ऑलराइट। मैं एप्पल साइडर विनेगर के बारे में एक बात और बता दूं कि कभी कभी ये एसिडिटी कॉज करता है, और इसीलिए मैंने एडवाइस किया हुआ है कि पहले एसिडिटी क्लींस कर दें। लेकिन अगर एसिडिटी हो रही है तो एक मेजर साथ में ले सकते हैं, पालक, पार्सली, वाटरक्रेस, गाजर टॉप के साथ। मतलब गाजर की टॉप को काटना हाँ, नहीं है? टॉप को रखना है, हम्म, और मूली, इनका वेजिटेबल जूस बना लें। ये 2 काम करेगा। एक तो इससे कॉज करने वाली एसिडिटी को कम कर देगा, और दूसरा ये बॉडी में जाके अपने आप जॉइंट की सफाई करता है। बल्कि मैं तो कभी कभी रिकमेंड करता हूं कि अगर ये संभव हो तो ये जूस रेगुलरली लेते रहें जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं ये बता दूं कि अगर एप्सम सॉल्ट के ट्रीटमेंट को बाकी ट्रीटमेंट के साथ फ्रीक्वेंटली कंबाइन कर लिया जाए उस 45 दिन के पीरियड में, तो इसके रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलते हैं। डॉक्टर साहब एक बात और देखिए मैंने कि जो लोग आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द से परेशान होते हैं वो अक्सर इस बात के लिए मेंटली गिव अप कर चुके हैं कि वो कभी ठीक नहीं होंगे, दवाएं खाएंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे। पर ये विश्वास तो हमें दिलाना पड़ेगा सबको कि इस तरह की चीज़ पॉसिबल है। एक्चुअली ही इज राइट डॉक्टर साहब। जो डॉक्टर्स भी आर्थराइटिस पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं उनका भी यही एटीट्यूड होता है कि बस अब ये दवाइयाँ आपको जिंदगी भर खानी हैं, अब तो आपको जोड़ों के दर्द के साथ करहा कर जिंदगी गुजारनी है। तो ये माइंडसेट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है मैं बताता हूँ। जब वो ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो मेंटली वो एक ग्राफ तैयार करते हैं कि आज उनका 2% दर्द कम हुआ, कभी 4% ज़्यादा हुआ, और वो इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि किस दवाई ने थोड़ा असर किया, किसने ज़्यादा असर किया, किसने असर नहीं किया। और इसीलिए मैं 2-4% की बात नहीं करता, मैं खुल के कहता हूँ 45 दिन तक ये इलाज कीजिए, 50% प्रॉब्लम चली जाएंगी, और ये इलाज होगा, दर्द वापस लौट के नहीं आएगा, और आएगा तो 5-10 साल बाद आएगा, तो फिर से क्लीन कर लेंगे। एक्सीलेंट। और अगर आप लकी हैं तो हो सकता है 100%। शिरीष, मैं बहुत उम्मीदें नहीं दिलाना चाहता हूँ। आपके साथ हुआ मैं जानता हूँ, क्योंकि आपकी कई चीज़ें हम मॉनिटर कर पा रहे थे, हम समझ पा रहे थे क्या है, लेकिन दर्शकों को इतना देख के इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 50% तो बिल्कुल निश्चित गारंटीड इलाज होगा। और जो कुछ नहीं समझ आया होगा तो आपका तो वेबसाइट है ही www.drpiyushsaxena.com। फोन नंबर्स 0916 713 0000।
दूसरा नंबर है 0932235608 और तीसरा नंबर है 098331690508। ईमेल एड्रेस है cureyourselfindia@gmail.com। डॉक्टर साहब, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। आपने ये जो कहा, और इसके अलावा आपने ये भी कहा था कि आप एसिडिटी क्लेंस करवाते हैं पहले, तो शायद वो 4-5 बॉटल वेजिटेबल जूस पीने के बाद जब उनको रिलीफ महसूस होगा एसिडिटी से, तो अपने आप दर्द में वहाँ फर्क पे, पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ पे माइंडसेट भी वहीं से चेंज होना वहीं से शुरू शुरू हो होगा, ये बात सही। देखिए होता क्या है, किसी से भी कहें कि 45 दिन का इलाज कर लो, जॉइंट्स ठीक हो जाएंगे, पहला शक ये आता है कि 45 दिन क्यों लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इलाज है, ये रिलीफ नहीं है। तो जो हमारी छोटे छोटे क्लीन्स हैं, जैसे एसिडिटी क्लीन्स है, उसके रिजल्ट 24 घंटे में पता चल जाते हैं। तो कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हुआ कि हाँ भाई ये ठीक हो सकता है। और जिन डॉक्टरों ने हमारी बीमारी को लाइलाज डिक्लेयर किया हुआ था, अगर हम उसमें थोड़ा भी तोड़ कर पा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। एक्सीलेंट। तो हमारे प्यारे ऑडियंस, आप आर्थराइटिस को लेकर निराश ना हो और ना ही इसके साथ जीने की आदत डालें। ऐसी अनेक मिसालें हैं जहां इलाज के बाद आर्थराइटिस के गंभीर रोगी भी न सिर्फ सामान्य जीवन जीने के काबिल हुए हैं, बल्कि बेहतरीन से बेहतरीन टेनिस प्लेयर भी साबित हुए हैं। शीश जी को देखिए, ये तो एब्सोल्युटली 100% ठीक हो गए हैं, और आज उनमें उतनी फुर्ती है जितना अमेरिका जाते वक्त थी या उससे पहले, राइट? दैट्स राइट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को और ऐसे कई लोगों को ये सिखा दिया कि वो पेन फ्री और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस टॉक। मुझे यकीन है जोड़ों की इस क्लेंस को आजमा कर दर्शक अपनी जिंदगी में खुशियों का एक और अध्याय जोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, अच्छी सेहत का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। अभी आगे भी पीयूष जी आपको अगले एपिसोड में और बहुत कुछ बताने वाले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू श्री जी, थैंक यू पीयूष जी, और आप सबसे मैं विदा लेती हूँ, विशिंग यू अ हेल्दी लाइफ एंड अ पेन फ्री लिविंग। नमस्कार।